हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि दुर्धर। आज हम नेक्स्ट सेशन देखने वाले हैं हमारा कि वो है लीड्स एंड लैग्स। अभी लीड्स एंड लैग्स क्या होते हैं कि अब इसमें लीड्स मतलब क्या होता है कि सपोज हमारी एक एक्टिविटी है, मतलब हम जो कोई भी एक्टिविटीज करते हैं उसके बीच में ही हमारे लीड्स और लैग्स होते हैं। ठीक है, अभी सपोज हमारी ये ए एक्टिविटी है। ठीक है, अभी ये ए एक्टिविटी के लिए हमने एक 7 डेज का ड्यूरेशन है हमारा। ठीक है, अभी बी जो एक्टिविटी है इसके लिए हमारा ड्यूरेशन जो है वो है कितने दिन का, 4 दिन का। ठीक है, अभी ये 4 दिन का है और सी एक्टिविटी के लिए 3 डेज का ड्यूरेशन है। अभी लीड्स क्या होता है, सपोज मेरी ए एक्टिविटी जो है ए 1 अगस्त को स्टार्ट हुई और वो 7 अगस्त को ख़त्म हो गई। ठीक है, फिर उस वो जो एक्टिविटी है वो 7 डेज की है, लेकिन बी एक्टिविटी जो है वो मेरी स्टार्ट हो गई कब, जब मेरा मतलब ये जो एक्टिविटी है उसके बीच में ही ये बी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, मतलब इसके 2 दिन पहले 7 तारीख को ये खत्म हो गई तो उसके पहले 2 दिन ही ये स्टार्ट हो गई मेरी एक्टिविटी। ठीक है, फिर उसके लिए मुझे 4 दिन मतलब लग रहे हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे मेरे ये 4 दिन लग रहे हैं। तो ये 2 दिन पहले ही ये एक्टिविटी स्टार्ट हो गई और ये जो ड्यूरेशन है इसको हम बोलते हैं लीड्स। मतलब ये जो 2 दिन का उसके बीच में मतलब ये ओवरलैप हो रही है उसको हम लीड्स बोल रहे हैं। ठीक है, अभी ये जो लीड्स आते हैं वो हमारे निगेटिव में आते हैं। ठीक है, उसे हम निगेटिव कहते हैं। ठीक है, वो उसमें ही हम ऐड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हमारी वो जो सी वाली जो एक्टिविटी है ये हमारे 3 दिन की है। ठीक है, वो जो एक्टिविटी है वो हमारी ये बी एक्टिविटी खत्म हो जाने के बाद 3 दिन स्टार्ट हो गई। ठीक है, फिर वो 3 दिन के बाद स्टार्ट होने के बाद अब फिर वो 3 दिन की चालू मतलब 3 दिन की एक्टिविटी है। ठीक है, तो वो जो गैप उन्होंने लिया मतलब ये जो बीच में मतलब एक एक्टिविटी खत्म होने के बाद बीच में थोड़ा सा गैप लिया और बाद में हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, तो उन दोनों के बीच का गैप जो होता है उसे हम लैग कहते हैं। ठीक है, अभी ये हमारा लैग हो गया है। ठीक है, और ये जो होता है वो हमारा पॉजिटिव में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है कि अभी आपको समझ में ही आया होगा कि हमारा लीड्स और लैग क्या होता है। लैग मतलब जो ओवरलैप होता है उसे हम लैग कहते हैं और बाद में जो हम गैप लेते हैं उसे हम मतलब उसे लैग कहते हैं और जो ओवरलैप होता है उसे हम लीड्स कहते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है हमारा एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन। ठीक है, अभी इसमें हम देखेंगे एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन कि इसमें क्या करना पड़ता है कि एक एक्टिविटी के लिए कितना टाइम लगने वाला है वो हम कैलकुलेट करते हैं। मतलब हमारी एक एक एक्टिविटी कितने टाइम में होगी, ठीक है, उसके लिए कितना टाइम लगेगा ये कैलकुलेट करने के लिए हम एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे अलग अलग मेथड्स है। तो इसमें हमारी फर्स्ट जो है बॉटम अप एस्टिमेटिंग, सेकेंड एनालॉगस एस्टिमेटिंग एंड थर्ड वन जो है वो पैरामेट्रिक जजमेंट। तो उसमें बॉटम अप एस्टिमेट के लिए ठीक है ये मोर एक्यूरेट एंड मोर टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि एक एक्टिविटी को कितना टाइम लगने वाला है ये हम कैलकुलेट करते हैं। पूरे प्रोजेक्ट का हम मतलब उसके हिसाब से हम पूरा का पूरा निकालते हैं। एक एक एक्टिविटी को जितना लगेगा उसके हिसाब से हम पूरे प्रोजेक्ट के लिए लगने वाला जो जितना है उतना हम निकालते हैं। ठीक है, अभी सेकंड क्या है हमारा एनालॉगस एस्टिमेटिंग। अभी इसमें क्या है कि ये जो है वो टॉप डाउन एस्टिमेट है, इसे हम टॉप डाउन एस्टिमेट भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो एस्टिमेट है ये हमारे एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ अर्लियर एक्टिविटीज इन द प्रीवियस सिमिलर प्रोजेक्ट। मतलब हमारा जो कोई भी प्रीवियस प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट में अगर हमारी जो एक्टिविटी है वो सिमिलर है उस एक्टिविटी के, मतलब ये जो है हमारा जो प्रेजेंट में चल रहा है प्रोजेक्ट उस प्रोजेक्ट में जो एक्टिविटी है और प्रीवियस प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटी है वो सिमिलर है, उसके हिसाब से हम उसका टाइम कैलकुलेट करेंगे। मतलब एक्टिविटी सेम है तो टाइम भी सेम लगेगा ना उसमें। ठीक है, फिर बाद में क्या है हमारा पैरामेट्रिक जजमेंट। तो पैरामेट्रिक जजमेंट ये जो है ये एक हमारी क्वांटिटेटिव बेस्ट मेथड है। ठीक है, सपोज अभी इसमें क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास एक रूम है। ठीक है, एक 10 बाय 10 का हमारा एक रूम है, तो इस रूम के लिए हमें कितनी टाइल्स लगने वाली है तो ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये टाइल्स कितनी लगने वाली है तो ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हमें एक एक टाइल्स कैलकुलेट करनी पड़ती है। हमें एक टाइल्स का एरिया निकालना पड़ता है, फिर बाद में हमें मल्टीप्लाई बाय सब एरिया को करना पड़ता है। फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें पूरे के पूरे 10 बाय 10 के रूम को कितनी हमें टाइल्स लगेगी और उसके लिए हमें कितना टाइम मतलब कितना टाइम लगेगा ये हम पैरामेट्रिक जजमेंट में फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसे हम पैरामेट्रिक जजमेंट बोलते हैं।
तो हम मतलब ये तीनों जो प्रोसेस है, जो हम एक्टिविटी ड्यूरेशन निकालते हैं, इसमें हमें बॉटम अप एस्टिमेटिंग ये जो मेथड है यही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी बाकी के मेथड जो है वो बहुत लेंदी है, तो ये करेक्ट मेथड होती है हमारी, ठीक है। इससे हमें मतलब करेक्ट हमारा ड्यूरेशन मिलता है। फिर बाद में नेक्स्ट क्या है हमारा, एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज। अभी इसमें क्या है कि अब रिसोर्सेज मतलब क्या है कि जो भी आप एक्टिविटी करते हैं उसके लिए आपको रिसोर्सेज लगते हैं, ठीक है। जो कि मतलब आपके लेबर्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, एक्सेट्रा, जो कोई भी आपको रिसोर्सेज लगने वाले हैं, ठीक है। फिर अभी उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं कि हमें ट्रिपल एम कंसेप्ट मतलब मेन, मटेरियल एंड मशीनरी। अभी उसके लिए क्या होता है कि मेन मतलब आपके लेबर्स हो सकते हैं, ठीक है। मेन मतलब आपके लेबर्स होते हैं, ठीक है। फिर बाद में मटेरियल्स मतलब क्या होते हैं कि ये नॉन लेबर्स में आते हैं आपके, ये नॉन लेबर्स में आते हैं। फिर इसमें हमारे मटेरियल हो सकते हैं जो भी हमें लगने वाले रिसोर्सेस में, जैसे कि सैंड, सीमेंट और एक्सेट्रा, जो कोई भी लगने वाले हैं। फिर बाद में मशीनरी। अभी मशीनरी में क्या हो सकता है हमारा, जेसीबी हो सकता है, ड्रिल मशीन्स हो सकते हैं, ये हमारे इसमें आ सकते हैं मशीनरी में, ठीक है। अभी बाद में क्या है कि रिसोर्स कैलेंडर। रिसोर्स कैलेंडर मतलब क्या है कि आपने उसमें मतलब कौन सा रिसोर्स कब आपने कौन सी एक्टिविटी में आपने कौन सा रिसोर्स ऐड किया है, वो आप पूरा का पूरा कैलेंडर में डालते हैं, ठीक है। उस कैलेंडर में आप ऐड करते हैं तो उसे आप रिसोर्स कैलेंडर कहते हैं, ठीक है। जब भी आप एमएस प्रोजेक्ट में देखोगे तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि आपका जो कोई भी रिसोर्स में आप जो कोई भी रिसोर्सेज बनाते हो वो आप कैलेंडर में ऐड करते हो। जब आप इंडिविजुअली रिसोर्स को कैलेंडर असाइन करते हो उसे आप रिसोर्स कैलेंडर कहते हो, ठीक है। फिर आप लास्ट में क्या है आपका आरबीएस। आरबीएस मतलब आपका रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अभी रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर मतलब क्या कि आपको सपोज एखादा आपको एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। अभी ये जो है ये आपके जो डब्ल्यूबीएस हमने देखा है उसके जैसा ही है, ठीक है। अब डब्ल्यूबीएस में क्या करते हो कि आपका जो वर्क है उसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो अलग अलग पार्ट में, ठीक है। तो वैसे ही हमारा रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है, मतलब आरबीएस। आप जो कोई भी रिसोर्सेज बनाते हो उसे आप डिवाइड करते हो अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। अभी सपोज आपका प्रोजेक्ट रिसोर्सेज है, उसके अंदर आपके पीपल्स आते हैं, ठीक है, मटेरियल आते हैं, इक्विपमेंट्स आते हैं, ये आपके 3 रिसोर्सेज आते हैं, ठीक है। फिर इसमें आपके पीपल्स में क्या आते हैं, टेक्निकल आते हैं, टेक्निकल में फिर मार्केटिंग के लिए आते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आते हैं, परचेसिंग, कंस्ट्रक्शन, ये आपके पीपल्स के बीच में आते हैं, ठीक है। अभी टेक्निकल में आपके मैकेनिकल इंजीनियर्स आते हैं, फिर उसमें सीनियर इंजीनियर, फिर उसमें जूनियर इंजीनियर, ये आपके पूरे के पूरे पीपल्स आते हैं। फिर बाद में आपके इसमें क्या है कि टेक्निकल में ही आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी आते हैं, फिर बिल्डिंग इंजीनियर्स आते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स में डिजाइनर्स आते हैं, इंजीनियर्स में आपके जूनियर सीनियर इंजीनियर ऐसे आते हैं, ठीक है। अभी आप रिसोर्सेस को आप डिवाइड करते हो, मतलब कौन से रिसोर्स किसको असाइन करने हैं, इसका आप रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हो। इसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट जो है वो आसानी से आपका हैंडल हो जाता है, ठीक है, और डिले भी नहीं होता। ये इसको हम बोलते हैं रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अभी नेक्स्ट जो है वो हमारा है डेवलप शेड्यूल, ठीक है। अभी शेड्यूल डेवलप कैसे करते हैं हम, उसमें क्या होता है कि क्रिटिकल पाथ मेथड एक होता है और बाद में हमारा होता है प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड। ये 2 टाइप के हम शेड्यूल्स मतलब डिफाइन करते हैं, ठीक है। फिर आपको शेड्यूल बनाने के लिए आपको नेटवर्क डायग्राम बनानी पड़ती है, ठीक है। तो नेटवर्क डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, तो ये 2 मेथड से आप नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। तो फर्स्ट जो आती है वो हमारी क्रिटिकल पाथ मेथड आती है, ठीक है। अभी क्रिटिकल पाथ मेथड में क्या होता है कि ये जो टाइप की मेथड होती है ये हमारे एक्टिविटीज ऑन द नोड मतलब एओएन टाइप की होती है, और जो एरो शो होते हैं वो हमें रिलेशनशिप बताते हैं कि मतलब पहले जो एक्टिविटी है उसका और दूसरे एक्टिविटी का जो कनेक्शन है, कनेक्टिविटी बताने के लिए वो नोड हम यूज करते हैं। ये है हमारा सीपीएम में होता है, ठीक है। दिस इज अ डिटर्मिनिस्टिक टाइप ऑफ नेटवर्क डायग्राम एंड इट फॉलोज वन टाइप एस्टिमेट, ठीक है। इट ऑल्सो फॉलोज फिनिश टू स्टार्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप, मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि फिनिश टू टाइप वाला नेटवर्क होता है इसमें, और वही हम यूज करते हैं। ये जो है वो कंस्ट्रक्शन कंपनीज में ज्यादातर यूज की जाती है, जो सीपीएम मेथड है वो, ठीक है। अभी ये जो है कंस्ट्रक्शन एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज में यूज की जाती है, ठीक है। अभी सेकंड जो है वो हमारी प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड,
ठीक है। अभी इसको पीडीएम कहते हैं, ठीक है। ये भी सेम सीपीएम जैसी होती है, लेकिन इसके अंदर हमारे 4 टाइप्स के रिलेशनशिप्स आते हैं, कि जैसे कि फिनिश टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश, स्टार्ट टू स्टार्ट और स्टार्ट टू फिनिश। ऐसे हमारे 4 टाइप के नेटवर्क मतलब रिलेशनशिप आते हैं इसमें, ठीक है। अभी इसमें कैसे बनाएंगे हम, कि अगर सपोज इसमें क्या होता है कि जब हमारे 4 टाइप से मतलब हम क्या करते हैं इसमें, कि सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया। अभी इसमें सीपीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, एक ए मेरी एक्टिविटी, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है हमारी बी एक्टिविटी, मतलब हमारी नेटवर्क डायग्राम कैसी होती है, ठीक है। ये मैं अभी बता रही हूँ। अभी ये मेरा सी है, ठीक है। अभी ये मेरी डी एक्टिविटी है। अभी ए सी और डी मिला के मेरी आगे नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो मेरी ई एक्टिविटी है, और बाद में मेरी एंड में एफ एक्टिविटी है, ठीक है। अभी ये मेरी ऐसी नेटवर्क डायग्राम होती है। तो इसके लिए सपोज ए एक्टिविटी के लिए 5 डेज का ड्यूरेशन है, ठीक है। बी के लिए सपोज हमारा 3 डेज का ड्यूरेशन है, ठीक है। फिर ये जो है अभी सी के लिए 5 डेज का है, डी के लिए 3 डेज का है, ठीक है। ई के लिए हमारा 4 दिन का है ड्यूरेशन, और एफ के लिए हमें 2 डे का है ड्यूरेशन। तो अभी सपोज नेटवर्क डायग्राम में अब क्या होता है कि ये जो है मतलब इसके लिए मतलब ए जो होती है ये हमारी स्टार्ट हो गई सपोज 1 अगस्त को, ठीक है। अभी 1 से 5 के बीच ये हमारा ए एक्टिविटी हमारी खत्म हो गई, ठीक है। अभी बी एक्टिविटी जो है वो हमारी 6 तारीख को स्टार्ट हो गया, और 3 दिन की है, मतलब 6, 7 और 8, मतलब ये 3 दिन 8 तारीख को ये खत्म हो गई। और ये जो एक्टिविटी है हमारी 9 को स्टार्ट हो गई, कौन सी 8 को खत्म हो गई, और बी को मतलब 9 तारीख से ये स्टार्ट हो गई बी एक्टिविटी। फिर हमारी ये जो है 5 दिन की है, तो 9 से हम 5 दिन हमारे हमने पकड़े, तो ये हमारी 13 तारीख को स्टार्ट होती, कौन सी सी एक्टिविटी। और ये जो है हमारी 3 दिन की, मतलब ये 9 से हमने 3 दिन पकड़े, तो ये हमारी 11 मतलब 11 अगस्त को ये हमारी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो फिर इसके बीच मतलब ये जो एक्टिविटी है हमारी 9 तारीख को स्टार्ट हो रही है और 13 तारीख को खत्म हो रही है, मतलब इसके बीच हमें 5 दिन मिल गए। और ये इसके बीच हमें कितने दिन मिल रहे हैं, मतलब ये 13 तारीख को खत्म हुए, और ये जो है हमारी एक्टिविटी ये हमारी 2 दिन में ही मतलब 3 दिन में ही ये खत्म हो गई, 9, 10, 11, मतलब ये 3 दिन में ही खत्म हो गए। और इसके लिए हमें 2 डेज जो है वो हमें फ्री मिल रहे हैं, ठीक है, मतलब 2 डेज का गैप मिल रहा है। तो हमारी ये एक्टिविटियां अगर लेट भी स्टार्ट हुई तो हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, मतलब फ्री फ्लोट मिल रहा है, इसलिए हमारा प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो डिले भी नहीं होगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं लेट भी स्टार्ट हुआ तो भी नहीं फर्क पड़ेगा, और उसके मतलब क्योंकि प्रोजेक्ट बिकॉज एक्टिविटी के लिए 2 डेज का हमें एक्स्ट्रा जो है वो फ्री फ्लोट मिला, एक्स्ट्रा दिन मिले इसके लिए, ठीक है। अभी सपोज आपकी बी एक्टिविटी जो है वो 10 तारीख को अगर स्टार्ट हो गई, ठीक है। अभी ये जो एक्टिविटी है अगर 10 तारीख को स्टार्ट हुई, मतलब एक दिन लेट स्टार्ट हुई, और सी भी आपकी लेट हो सकती है ना, क्योंकि ये 10 तारीख को स्टार्ट हो गई तो ये हमारी 14 तारीख को खत्म होगी, और ये जो हमारी ये एक्टिविटी जो है ये भी हमारी 14 को स्टार्ट होने वाली थी, इसके साथ ही ये एक्टिविटी हमारी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब 14 को सी भी स्टार्ट होगी और 14 को हमारी ई भी स्टार्ट होगी, तो इसमें कोई मतलब फ्री फ्लोट नहीं आता, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पाथ बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्रिटिकल पाथ होता है जब हमारी एक्टिविटी एक ही टाइम पे स्टार्ट हो जाती है, तो इसे हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड, और इस नेटवर्क को हम क्रिटिकल पाथ मेथड बोलते हैं, ठीक है। और डी और ई एफ जो होता है, ये एक्टिविटी जो होती है उसे हम बोलते हैं फ्री फ्लोट, उसे हम मतलब नॉन क्रिटिकल पाथ बोलते हैं, मतलब इसके बीच में हमारा क्या आता है, फ्री फ्लोट आता है 2 दिन का, तो इसे हम बोलते हैं नॉन क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। अभी आपको समझ में आई होगी ये नेटवर्क डायग्राम। तो अभी नेक्स्ट क्या है हमारा फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट मतलब क्या होता है कि अर्ली स्टार्ट क्या होता है कि एक्टिविटीज के लिए मतलब अर्ली स्टार्ट में हम क्या करते हैं कि जो भी एक्टिविटी हमारी सपोज 15 को स्टार्ट होने वाली है सपोज, तो वो जो है अर्ली हमारी स्टार्ट हो रही है, मतलब 14 को ही स्टार्ट हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं अर्ली स्टार्ट, मतलब 15 को स्टार्ट होने वाले थे तो 14 को ही स्टार्ट हो गई, उसे हम अर्ली स्टार्ट कहते हैं। और अर्ली फिनिश मतलब क्या है कि हमारी जो एक्टिविटी है वो 15 को फिनिश होने वाली थी,
लेकिन वो हमारी मतलब 15 को ही फिनिश हो गई या फिर 14 को ही फिनिश हो गई, मतलब उससे पहले भी फिनिश हो सकती है वो, क्योंकि नहीं तो उसी डेट पे फिनिश हो गई, उसे हम कहते हैं अर्ली फिनिश। अभी लेट फिनिश और लेट स्टार्ट क्या होता है कि सपोज मेरी ये जो एक्टिविटी है लेट स्टार्ट, मतलब मेरी 15 को स्टार्ट होने वाली थी लेकिन वो 16 को स्टार्ट हो गई, इसे हम कहते हैं लेट लेट स्टार्ट। ठीक है, लेट स्टार्ट हो गए। अभी लेट फिनिश मतलब ये जो एक्टिविटी है, एक एक जो ए एक्टिविटी है सपोज, वो जो है लेट फिनिश हो गए, मतलब मेरी 16 को फिनिश होने वाली थी, वो जो 17 को फिनिश हो गई, इसे हम बोलते हैं लेट फिनिश एक्टिविटी। ठीक है, अब क्या होगा कि लेट स्टार्ट मतलब आपकी एक्टिविटी लेट लेट हो सकती है। ठीक है, अब फ्री फ्लोट मतलब क्या होता है कि अब द अमाउंट ऑफ टाइम द एक्टिविटी कैन बी डिले विदाउट अफेक्टिंग द इमीडिएट स्टार्ट ऑफ सक्सेसर एक्टिविटी। ठीक है, अभी फ्री फ्लोट का फॉर्मूला क्या है कि अर्ली स्टार्ट ऑफ सक्सेसर माइनस अर्ली फिनिश करंट एक्टिविटी -1, इसे हम बोलते हैं फ्री फ्लोट। ठीक है, अभी सपोज हमें क्या करना है, ए और बी इनके बीच में जो हमें मतलब मिला था, अब सी जो है वो हमारा 16 को स्टार्ट हुई, तो उसे हम बोलते हैं फ्री फ्लोट, मतलब उसका हमें फ्री फ्लोट मिल गया। ठीक है, उसको हम फ्री फ्लोट फाइंड आउट कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ टाइम, अब टोटल फ्लोट क्या होता है हमारा, द अमाउंट ऑफ टाइम द एक्टिविटी कैन बी डिले विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट एंड। ठीक है, उसे हम बोलते हैं टोटल फ्लोट। अभी टोटल फ्लोट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अर्ली लेट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट और लेट फिनिश माइनस अर्ली फिनिश, इसके हिसाब से हम वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अभी ये जो है हमारा ये एग्जाम्पल है इसमें। ठीक है, अभी इसमें क्या करेंगे हम, ये जो हमारा एग्जाम्पल एक ले रहे हैं हम, इसमें एक्टिविटी नेम दिए हुए हैं। ठीक है, अब ड्यूरेशन दिए हुए हैं और प्रीडेसर्स दिए हुए हैं। ठीक है, ए एक्टिविटी बी सी डी ई एंड एफ, ऐसे 6 हमारी ये एक्टिविटी है। ठीक है, और उनके बीच में हमें वो ड्यूरेशन दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, अब हम वो कैसे निकालेंगे कि सपोज ये जो एक्टिविटी है ए एक्टिविटी, यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम निकाला हुआ है। ठीक है, अभी ये जो नेटवर्क डायग्राम है यहाँ पे क्या है कि सपोज ये फॉर्मूले दिए हुए हैं, हमें क्रिटिकल पाथ मेथड कैसे फाइंड आउट करना है। अभी ये जो है हमारे एक एक्टिविटी के लिए, सपोज ये एक्टिविटी ए है और इसके लिए हमने ये फाइंड आउट किया, तो अभी अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट एंड लेट फिनिश ऐसे दिया है हमने यहाँ पे क्रिटिकल, मतलब ये नेटवर्क डायग्राम निकाला है, जैसे हमें यहाँ पे दिया है ड्यूरेशन, उसके हिसाब से हमने ये नेटवर्क डायग्राम निकाला, ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, फिर बाद में एंड हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या है कि हमें क्या करना है कि इसमें अर्ली स्टार्ट मतलब आप क्या करेंगे कि आपकी एक्टिविटी अगर डेट से पहले या डेट उसी डेट पे स्टार्ट हो गई तो उसे आप अर्ली स्टार्ट कहेंगे। अर्ली फिनिश भी सेम, मतलब उसमें आप एक दिन माइनस करोगे और ड्यूरेशन जो है वो ऐड करोगे। ठीक है, अभी इसकी 2 मेथड होती है, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स। ठीक है, अब हम जैसे ऐसे जाते हैं उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड मेथड, और जैसे हम इधर से इधर जाते हैं उसे हम रिवर्स कहते हैं। ठीक है, अभी फॉरवर्ड में क्या होती है कि आपकी ये 2 मेथड होती है, अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश। अब रिवर्स में क्या होता है, लेट फिनिश और लेट स्टार्ट, ये 2 हमारी मेथड्स होती है इसमें। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि आपको ए एक्टिविटी के लिए अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश निकालना है। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, अभी आपको अर्ली स्टार्ट निकालना है तो आप क्या करोगे, सपोज आपका जो ये एक्टिविटी है उसके लिए आपको 5 ड्यूरेशन का टाइम है। ठीक है, 5 ड्यूरेशन है, तो इसका फॉर्मूला क्या है आपका कि अर्ली स्टार्ट मतलब अर्ली फिनिश और प्रीडेसर्स +1 होता है। ठीक है, अभी अर्ली फिनिश जो है वो आपका 5 है। ठीक है, मतलब आपने 5 जो है, मतलब ये जो है आपका ये 5 है। ठीक है, अभी जो प्रीडेसर से इसका 0 है और +1 किया तो आपका ये जो आ गया ये 1 आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे आपका ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी इस पे ये जो है ये आपका 1 आ गया, अर्ली स्टार्ट जो है ये आपका 1 आ गया। ये 1 कैसे आ गया, आपने यहाँ पे क्या किया, 5 + 5 × 0 और +1 किया तो आपका ये 1 आ गया। फिर आपको क्या निकालना है, अर्ली फिनिश। अभी अर्ली फिनिश क्या है कि ये जो है अर्ली स्टार्ट, इसमें प्लस करने का ड्यूरेशन, मतलब 1 + 5 करने का और -1 करने का, तो ये कितना आ गया आपका 5। ठीक है, अभी ये जो है आपका ये 5 आ गया अर्ली फिनिश। ठीक है, फिर बाद में आपने नेक्स्ट ऐसे ही निकालोगे, इसका आपको अर्ली स्टार्ट निकालना है, तो अर्ली स्टार्ट कैसे निकालोगे, ये जो है अर्ली फिनिश आपका 5 आ गया। फिर आपने इस पे प्रीडेसर्स जो है
वो आपने ऐड कर दिए, ठीक है। अभी +1 किया तो ये जो आएगा मेरा ये 6 आ गया, ठीक है, ये मेरा 6 आ गया। अर्ली फिनिश कैसे आएगा मेरा ये 11। अभी 11 कैसे आ गया मेरा कि मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है। अर्ली फिनिश मतलब क्या है कि अर्ली स्टार्ट, अर्ली स्टार्ट क्या है आपका ये 6, तो 6 प्लस ड्यूरेशन कितनी है आपके ये 6 और -1, तो मेरे ये 12 - 1, तो ये मेरे 11 आ गए, ठीक है। अभी ये 11 मेरा अर्ली फिनिश आ गया। ऐसे ही आप ऐसे करके करके आप ये अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकालोगे, ठीक है। फिर बाद में हमें रिवर्स डायरेक्शन से कैलकुलेट करना है। तो आप रिवर्स डायरेक्शन से कैसे कैलकुलेट करोगे, ऐसे रिवर्स जाओगे, तो उसके लिए आप लेट स्टार्ट और लेट फिनिश कैलकुलेट करोगे। अभी लेट स्टार्ट और लेट फिनिश कैसे करोगे, सपोज मैंने ये लेट स्टार्ट जो है वो आपका, सपोज इसका फॉर्मूला है लेट फिनिश -d+1, ठीक है। अभी इसके लिए आप क्या करोगे, ये जो है आपका 18 है, ठीक है, ये लेट स्टार्ट आपको निकालना है, ठीक है। तो ये जो है 18 है, तो ये कैसे आया 18 + 1 और -1, मतलब आपके ये 18 आ गए, मतलब ये आपका लेट फिनिश भी आपका 18 आ गया और लेट स्टार्ट भी आपका 18 आ गया। फिर से आप इसको ऐसे करोगे, फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे लेट फिनिश निकालना है। मतलब लेट फिनिश निकालने के लिए आपको लेट स्टार्ट चाहिए, तो लेट स्टार्ट आपका 18 है, फिर 18 -1 करके आपका ये 17 आ जाएगा, फिर आपका ये लेट फिनिश मिल जाएगा। वैसे ही आप ये कैलकुलेट करते जाओगे तो आपको पूरा का पूरा रिवर्स डायरेक्शन में ये मिलते जाएगा, ठीक है। अभी इसका आपको क्या निकालना है, टोटल फ्लोट, सॉरी आपको इसको क्या निकालना है, फ्री फ्लोट निकालना है। तो फ्री फ्लोट भी आप कैसे निकालोगे, सपोज ये 16 - 15 है, ठीक है। फ्री फ्लोट का फॉर्मूला क्या है कि अर्ली स्टार्ट ऑफ सक्सेसर माइनस अर्ली फिनिश। अभी अर्ली स्टार्ट माइनस अर्ली फिनिश आपने किया, तो अर्ली स्टार्ट क्या है आपका ये, अभी अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश ये मैंने लिया 12 और ये क्या, ये कितना लिया मैंने, मतलब ये 16 है मेरा, ठीक है, ये 16 है मेरा, ये जो है लेट स्टार्ट, ठीक है, और ये जो है मेरा माइनस में है, मतलब ये अर्ली स्टार्ट जो है ये मेरा 16 है और 16 माइनस अर्ली फिनिश जो है वो है मेरा 17, ठीक है। उससे मैंने माइनस किया 16 माइनस, तो ये जो आ गया है मेरा 1 आ गया है, ठीक है, फ्री फ्लोट मेरा 1 आ गया है। तो ये मैंने कैलकुलेट किया है यहाँ पे फ्री फ्लोट। और टोटल फ्लोट मेरा कितना आ सकता है कि मैंने ये लेट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट किया, तो इस पे टोटल फ्लोट मैंने फाइंड आउट किया। तो टोटल फ्लोट निकालने के लिए मैं कैसे कर रही हूँ, 13 - 12, मतलब मेरा टोटल आ गया। अभी ये टोटल जो है LS माइनस ES किया, तो मेरा ये टोटल फ्लोट आ गया, क्योंकि इसके बीच में ही मेरा D के ऊपर ही मेरा फ्री फ्लोट आ गया है ना, तो D के ऊपर मेरा मतलब 2 दिन का ये फ्री फ्लोट आ गया, ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ पे ही मतलब वो मेरा कैलकुलेट किया। तो ओवरऑल ड्यूरेशन कितने हैं, 18 डेज फ्री है और फ्लोट 1 डे का निकला और टोटल फ्लोट हमारा 1 डे का निकला, ठीक है। डी एक्टिविटी में ही मेरा ये फ्री फ्लोट आ गया, ठीक है, उसे हम कहते हैं नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। अभी नीचे हम देखेंगे कि डी एक्टिविटी जो होती है हमारी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, क्योंकि उसमें मेरा फ्री फ्लोट मतलब आया, फ्री फ्लोट आया है इसमें, क्योंकि उसमें कोई भी क्रिटिकल नहीं, इसलिए उसे मैं कहती हूँ नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, ठीक है। अभी क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी है, A B C E and F, ठीक है, ये जो है मेरी A B C and F, सपोज ये जो है मेरी ये क्रिटिकल एक्टिविटी A B C and F जो है ये मेरी क्रिटिकल एक्टिविटी। और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी है मेरी A B D E and F, A B D E and F ये मेरी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में मेरा फ्री फ्लोट नहीं है, इसलिए ये मेरी क्रिटिकल है और ये मेरी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है। अभी आपको समझ में आया ही होगा कि हमारा ये मतलब हमारा नेटवर्क डायग्राम कैसे होते हैं और हम कैसे हमारा CPM फाइंड आउट करते हैं, मतलब क्रिटिकल पाथ मेथड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने एक एग्जांपल यहाँ पे देख लिया है, अभी आपको समझ में आया होगा। आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।